हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी काव्यखंड चैप्टर नंबर 8। शीर्षक है उषा और उनके राइटर हैं, याद रखिएगा, जो उनके कवि हैं, पोएट, ये है शमशेर बहादुर सिंह। देख रहे हैं, यही उनकी तस्वीर है। अब इनके पहले लेखक परिचय यानी कवि परिचय हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, क्योंकि वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। फिर चैप्टर यानी कविता में उन्होंने क्या क्या लिखा है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं लेखक परिचय। याद रखिएगा, शीर्षक का क्या नाम है मेरे भाई? उषा। शीर्षक का नाम उषा। इनका नाम क्या है भाई? जो पोएट हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। अगर आपसे पूछे कि पोएट का क्या नाम, तो शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 जनवरी 1911 ईस्वी। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911। जन्म स्थान देहरादून, उत्तराखंड। उत्तराखंड में देहरादून एक शहर है, जिला समझिए। उन्हीं जिला में इनका जन्म हुआ था। किनका? शमशेर बहादुर सिंह जी का। अब इनकी मृत्यु कब हुई, निधन? तो याद रखेंगे 1993। अब ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उनका जन्म स्थान क्या है तो पूछेगा आपसे, तो देहरादून। ठीक। मृत्यु 1993। इनकी माता का नाम था, याद रखेंगे, प्रभु देवी। दई वहां लिखा हुआ है लेकिन प्रभु देवी होगा। और पिता का नाम था तारीफ सिंह। देखिए, बहुत अच्छा नाम है, तारीफ। क्या एकदम बहुत अच्छा नाम। कलेक्ट्रेट में रीडर का काम करते थे और साहित्य प्रेमी भी थे। यानी कि इनके पिताजी जो थे ना, तारीफ सिंह, वो जो कलेक्ट्रेट होती है जहां वकालत का काम होता है, तो वहां पर ये रीडर का काम करते थे। साथ ही साथ ये साहित्य प्रेमी थे, कुछ साहित्य भी लिखते थे। आगे है शमशेर बहादुर सिंह का मतलब शिक्षा जो है 1928 में हाई स्कूल, यानी 1911 में ये जन्म लिए और 1928 में हाई स्कूल मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1931 में इंटर की परीक्षा, 1933 में बीए इलाहाबाद से किए थे और 1938 में एमए। पूर्वार्ध अंग्रेजी आगे पढ़ाई ना चल सकी, यानी अंग्रेजी में उन्होंने एमए किए थे। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि शमशेर बहादुर सिंह किस भाषा में एमए किए, तो याद रखिएगा अंग्रेजी में। कब किए थे? तो 1938 में। यहां तक आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। इनकी पारिवारिक जीवन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1929 में धर्म देवी से उनका विवाह हो गया। 1929, आप समझिए 11 और 29 कितने साल का अंतर हो जाता है? 18 वर्षों का। नहीं, 18 वर्ष की उम्र में इनकी शादी किससे हो जाती है? धर्म देवी से। शादी के बाद भी देखिए 1928 में वो हाई स्कूल की परीक्षा मैट्रिक पास की। मैट्रिक के एक साल बाद ही, यानी 11वीं में इन्हें किए थे, तो उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद भी उन्होंने इंटर किए, फिर बीए किए, फिर एमए किए। यानी कहने का अर्थ है कि शादी बाधाएं नहीं आई, बस पढ़ने का जुनून था, पढ़ते चले गए। अब आगे चलते हैं। 1933 में दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। देख लीजिए, 1929 में जन्म हुआ और 1933 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मात्र 4 वर्षों की साथी रहने के बाद वो बिछुड़ जाते हैं और फिर पारिवारिक विहीन अनिश्चित जीवन। इसके बाद फिर शादी नहीं किए हैं, उसके बाद अनिश्चित जीवन जीते रह गए, माने बिना शादी के रह गए। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। चलते हैं वृत्ति, माने उन्होंने कौन कौन से काम किया है, तो रूपाब, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियों के संपादन कार्य से जुड़े रहे। ये सब जो कहानी है, इनके कहानियों के संपादन में ये काम करते रहे। इसके अलावा हिंदी और उर्दू शब्दकोश का भी उन्होंने क्या किया है? संपादन करने का काम किया है। याद रखेंगे, संपादन 1981 से 85 तक प्रेमचंद सृजन पाठ और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उज्जैन के अध्यक्ष भी रहे हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि ये किस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे? शमशेर बहादुर सिंह किस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे? तब विक्रम विश्वविद्यालय। और 1981 से 85 में प्रेमचंद सृजन पीठ के भी काम किए थे। यानी कहने का अर्थ है कि ये कई कामों को बखूबी निभाए हैं। यात्रा
तो 1978 में सोवियत रूस की उन्होंने एक बार यात्रा की थी। मैंने इनके जीवन में यात्रा बस बहुत कम है, एक बार उन्होंने सोवियत रूस की यात्रा कब की है? तो 1978। कृतियां माने उन्होंने कौन कौन से लिखे हैं? तो याद रखेंगे 1932-33 में उन्होंने लिखना शुरू किया था, यानी 1932-33 में उन्होंने लिखना शुरू किया। अब समझिए वो बीए कब किए थे? 1933 में, 33 में किए हैं। तो 33 में बीए किए हैं और उसी समय से लिखना, उनकी पत्नी भी उसी समय मृत्यु हुई, तो लगभग समकालीन उसी समय में से हुए मतलब लिखना शुरू किए हैं। दूसरा सप्तक 1951 में, कुछ कविताएं जो है उनकी 1959 में, कुछ और कविताएं 1961 में, चुका भी नहीं हूं मैं 1975 में, इतने पास अपने उदिता बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, टूटी हुई आंख बिखरी हुई, कहीं बात बहुत दूर से सुन रहा हूं, सुकून की तलाश, गजलें, प्रतिबंध कविताएं इत्यादि है। याद रखिएगा, पूछा जाए आपसे कि उनकी जितनी भी कविताएं हैं वो कहां से संकलित है? तो दूसरा सप्तक। कब लिखा गया था? 1951। पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि शमशेर बहादुर सिंह की जितनी भी कविताएं हैं किसमें संकलित हैं? तो दूसरा सप्तक नामक पुस्तक में। और आज हम लोग जो कविता पढ़ेंगे उषा, वो भी कहां से संकलित हैं? तो दूसरा सप्तक से ही लिया गया। आपसे पूछा जाए कि उषा कविता कहां से लिया गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह की जो दूसरा सप्तक है उन्हीं से ये लिया गया है। एनी डाउट? चलते हैं आगे। तो यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो इससे ज्यादा आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। अगर आप सीखे हैं तो 5 आपके लिए हमने एमसी क्वेश्चन रखा है। अब आप बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। नंबर 1 सुनिएगा, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? आपसे कोई पूछे कि भाई शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1911, 23 फरवरी 1911, 13 मार्च 1911, 22 अप्रैल 1911। कब होगा बताएंगे? 13 जनवरी। बहुत अच्छा, किसी ने बताया, बहुत अच्छा बताया। कब? 13 जनवरी 1911 शमशेर बहादुर सिंह का जन्म है। चलिए दूसरा, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, इनमें से कोई नहीं। धर्म देवी, उनकी पत्नी का क्या नाम था? धर्म देवी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, उनकी पत्नी का क्या नाम था? धर्म देवी। आगे हैं, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन है देहरादून, पटना, लखनऊ, दिल्ली। कहां हुआ था? देहरादून में। लिखेंगे शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है कहां हुआ था? देहरादून में। चलिए इतनी याद रखेंगे। सुकून की तलाश क्या है? गजल है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध संग्रह है? बताएंगे। सुकून की तलाश गजल है। चलिए तो गजल में लगाएंगे। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई थी? माने उन्होंने जो लिखना शुरू किया वो किस सप्तक में? चलिए तो ये आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देंगे और इसके लिए ठीक है, जो इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग पहले पढ़े हैं तो जवाब आपको याद होना चाहिए। और लास्ट में हमने बताया भी थी कि उनकी जितनी भी कविताएं थी वो किसमें प्रकाशित हुई है? किसमें हुई थी? चलिए तो बता देंगे आप, नहीं तो नहीं समझे तो पीछे वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए फिर बताएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपने हमारी वीडियो देखा, वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और 5 मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो आज पढ़ेंगे हम लोग, कविता है उषा। किनका लिखा हुआ है? याद रखिएगा, उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह का। बहुत ही सुंदर कविता है। इसको हम लोग शॉर्ट 4-4 पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। बारीकी से आप लोग ध्यान दीजिए, सब अर्थ समझ में आएगा। सुनिएगा क्या कहते हैं। बहुत छोटी कविता है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। सुनिएगा, शमशेर बहादुर सिंह सुबह, अहले सुबह जब सूरज की किरणें उगती है उससे पहले का जो आकाश होता है, जब आकाश में बादल नहीं लगी हो और उस समय का जो आकाश दिखाई पड़ता है उसी का वर्णन करते हैं।
और सूरज उगते समय तक का वर्णन करते हैं। और क्या क्या लिखते हैं सुनिएगा। कहते हैं भोर का नभ, माने भोर का मतलब बड़ी सुबह का जो आकाश है, नभ माने आकाश है। प्रातः नभ था बहुत नीला, माने सुबह का जो आकाश था वो बहुत ही नीला दिखाई देता था। माने सुबह उठे हैं, आकाश में कोई बादल नहीं है, और जब वो आकाश को देखते हैं सुबह 4 बजे का समय समझिए, तो उनको ना आकाश बिल्कुल कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई देता है। अब इस नीले आकाश की वे तुलना जो है वो किससे करते हैं, नीले शंख जैसे। कहते जैसे नीला शंख सुंदर होता है, नीला शंख जैसा आकर्षक होता है, ठीक आज सुबह की जो आकाश है उसी नीले शंख जैसी सुंदर दिखाई देती है। फिर आगे कहते हैं राख से लिपा हुआ चौका। चौका समझ रहा है ना, गांव घर में ना अपना चूल्ही जिसको कहते हैं, चूल्ही जिस पर खाना बनता है, तो उसको राख रख करके और उसको जब लिप दिया जाता है, मिट्टी या गोबर में थोड़ा सा राख रख के लिप दे, या मिट्टी में थोड़ा सा गोबर रख के तब लिप दे, तो चौका को लिप देता है। लोग खाना वाना बनाने के बाद लिप देता है तो वो सुंदर दिखने, जो चूल्हा है ना ऐसे खाना वाना बनते समय काला कुली हो जाता है, और जब उसको लिप देता है तो क्या हो जाता है, सुंदर दिखाई पड़ता है। जो सुंदरता वहां होती है उसी सुंदरता को वो कहते हैं राख से लिपा हुआ चौका। यानी चौका जो है वह राख और मिट्टी के मिला करके जैसे लिपा होता है, ठीक उसी तरह से यह क्या दिखाई देता है, आकाश दिखाई दे रहा है। अभी गीला पड़ा है, यानी कि जैसे चौका लिपेंगे तो लिपते समय वह जो चौका है वह गीला हो जाता है, पानी नमी रहती है। और आकाश भी अभी सुबह सुबह जब देखते हैं तो लगता है कि जैसे नीला शंख की तुलना किया गया है, या उन्होंने तुलना किया किसे, चौके से, कि जैसे चौका को गीला गीला होता है वैसे अभी आकाश दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि अभी सुबह का समय है तो ओस की बूंदे हैं, और ये ओस की बूंदे जो हैं वह आकाश को कैसा बना दिया है, गीला गीला बना दिया। फिर से समझिएगा, कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि आज सुबह का जो आकाश है उसकी तुलना वो 2 चीजों से किए हैं। कहते हैं जैसे नीला शंख सुंदर होता है, आकाश भी उसी तरह से सुंदर दिखाई देती है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे घर में खाना बनने के बाद चौका को राख और मिट्टी से मिला करके लिप दिया जाता है और वो गीला गीला दिखाई दे रही है, ओस के कारण उतनी ही सुंदर आज आकाश भी गीली गीली दिखाई दे रही है। क्लियर? आशा करते हैं आपको 4 पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। कहते हैं बहुत काली, सुनिएगा, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। कहते हैं बहुत काली सील जरा से लाल केसर से धुल गई हो, यानी कि कोई मतलब सील हो, पत्थर हो, और पत्थर पर जैसे हम लोग सिलौटा जिसको मसाला पीसते हैं हम लोग, तो मसाला पीसते हैं तो वो काला पत्थर है, और उस पर लाल केसर पीसने से धारी धारी जैसी लाल लाल, यानी काला में हल्का हल्का लाल लाल लग जाता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कविवर आकाश को क्या कहा है कि वो काला सील जैसा है, और सूरज अब उगने वाली है। अब सूरज उग नहीं रही थी, अब क्या है, उगने वाली है, तो उनकी जो प्रकाश है, जैसे पृथ्वी का ये वातावरण होता है और सूरज यहाँ होता है, फिर भी उसकी रोशनी ऐसे ऐसे दिखाई पड़ती है लाल लाल, तो वही लाल लाल पृथ्वी के वातावरण में जो सूरज की किरणें आ रही है तो लगता है हमको कि कैसा लगता है, जैसे पृथ्वी पर काले सिलौटे पर केसर पीसने से लाल लाल दिखाई देने लगता है। आकाश भी उसी तरह से उनको कहा है कि काला सिलौटी है और सूरज की रोशनी जो है लाल लाल आ रही है, तो उसकी सुंदरता को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। फिर आगे कहते हैं स्लेट पर या लाल खरिया चौक मल्दी हो किसी ने। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, हम भी पढ़े थे, स्लेट अब मम्मी देती थी पेंसिल लिखने के लिए, और लिखने का काम कौन, मोर मजूर को खियाने के लिए पेंसिल को घोस के पूरा खिया देते थे ना, पूरा देखें कि नहीं काला, और उसको ले करके आप मोर मजूर में सटा सटा के किताब में रखते थे, बढ़ेगा, बुझने नहीं आता, वो भरने का चीज था जो बढ़ेगा भाई, लेकिन हम लोग करते थे ना।
किताब में रखते थे, मोर मजूर कहीं से ला करके, नहीं होता था किसी में से चुरा भी लेते थे। अब उसको क्या करते थे, पेंसिल खिलाते थे, खाएगा तो बढ़ेगा, खाता क्या था बढ़ता क्या था, वैसे वैसे रह जाता था। हमरा में से भी कुछ चुरा लेता था। चलिए जो भी था, बचपन की बातें तो कुछ निराली होती है। तो कहते हैं कि वही सिलेट पर बच्चे सबको देखिएगा कि ललका खरिया चौक जो था वो खसता है, तो जैसे दिखाई पड़ती है आज सूरज उगते समय आकाश कवि को ऐसे ही दिखाई दे रही है। क्लियर? तो फिर 4 पंक्तियों का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। यहां तक लिखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह जब सूरज उगने वाली होती है तो उस समय आकाश की तुलना उन्होंने 2 चीजों से की है। कहते हैं जैसे सिलौटे पर लाल केसर पीसने से काली में लाल लाल धारी दिखाई देने लगती है, उसी तरह से काला आकाश में सूरज की किरणें उगने से उसी तरह से सुंदर दिखाई दे रही है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे बचपन में हम लोग सिलेट पर चौक खड़िया रगड़ते थे, घसते थे, तो काले काले पर लाल लाल चौक खड़िया जो है दिखाई देती थी, बड़ी आकर्षक सुंदर हो जाती थी चित्र। ठीक उसी तरह से आज आकाश, काली आकाश में सूरज की किरणें लाल लाल निकलती है, उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। तो आपको आशा करते हैं कि 4 दूनी 8 लाइनों का आंसर आप समझ गए होंगे, अर्थ समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे, क्या कहते हैं, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही रोचक है, सुनिएगा क्या कहते हैं। नील जल में या किसी की गौर झील देह जैसे हिल रही हो। फिर क्या कहते हैं, देखिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यहाँ का अर्थ पहले समझिए। यहाँ शमशेर बहादुर सिंह एकदम एक सुंदर गोर बदन वाली युवती का वर्णन उन्होंने कर दिया है। कहते हैं कि पानी नीला नीला हो, वाटर पार्क वाला समझिए, वाटर पार्क वाला हो या कोई तालाब हो, एकदम पानी एकदम शांत हो, कंचन साफ साफ पानी हो, उनमें गोर बदन वाली अगर कोई युवती चली जाए और उसका जो बदन है वो पानी में जैसे झिलमिल करता है, उसकी सुंदरता को क्या करता है, बढ़ा देता है। ऐसे सुंदरता को कम बढ़ाता है, लेकिन पानी में जाने के बाद जैसी सुंदरता बढ़ जाती है, जितनी आकर्षक वो लगती है, आज आकाश भी कभी बार को ऐसे ही दिखाई पड़ती है। यानी नीले आकाश की सुंदरता का वर्णन किससे किया गया है, गोर बदन वाली युवती जो शांत जल में जब वह गई हो और वहां पर पानी जब हिलती हो और उसकी सुंदरता जो चमकती है, इसी से तुलना उन्होंने आकाश की है। कब? जब सूरज उगने वाली होती है, बिल्कुल समझिए प्रातः होने वाली होती है, तब से। यानी कहने का अर्थ है जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कहते हैं जादू टूटता है, यानी ये दृश्य जो है अब खत्म होता है और सुबह होने वाली है। जब सुबह हो जाती है तो ये सब दृश्य खत्म हो जाता है। क्लियर? आपने क्या समझा? आपने समझा कि सुबह के समय का ऐसे भी वातावरण सुंदर होता ही है, मन प्रसन्न होता है, और सुबह की हवाएं शरीर को अगर लगे तो बहुत ही लाभदायक होता है। कविवर शमशेर बहादुर सिंह इन्हीं सुबह के वातावरण का उन्होंने वर्णन, सुबह के आकाश का वर्णन, कभी काले पत्थर पर सिलौटे पर केसर पीसने से, कभी काली सिलेट पर चौक घसने से, किसी गोर बदन वाली स्त्री या युवती जो पानी में झिलमिल पानी में अगर जा रही हो, उनके वदन की सुंदरता से, फिर उन्होंने इन्हीं सारी चीज़ों से आकाश का उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। तो आशा करते हैं आपको ये कविता का अर्थ बिल्कुल बारीकी से समझ में आ गया है। छोटी सी कविता है, ज़्यादा है नहीं। तो हम लोग मिलते हैं। हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, अर्थ हमने आपको समझाने का प्रयास किया, उसमें अगर आप समझ गए होंगे तो आपका दायित्व बनता है वो आप कर लेंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।